हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए लाया हूँ एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के 20 सुपर हिट क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं बेटा जिनके बिना आपका पेपर डिज़ाइन नहीं होता है, पेपर नहीं बनता है। मतलब अगर आपने इन 20 क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है तो हो सकता है कि आप एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का एक भी क्वेश्चन वहाँ पे ना लगा पाएँ। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेटा हर साल लगभग रिपीट होके आते हैं। तो अगर आपने इन 20 क्वेश्चंस को कर लिया ना बेटा, तो आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के चैप्टर से कुछ भी नहीं छूटेगा। मतलब आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, ये जो मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं इसके अंदर में होगा। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर सकता है मगर हेडिंग वो चेंज नहीं करेगा। जैसे मैं बताऊंगा अभी रीमर टीमन रिएक्शन, तो हो सकता है कि रीमर टीमन को वो किसी दूसरे फॉर्म में पूछ ले मगर पूछना वो रीमर टीमन ही चाहेगा। तो कुल मिला के हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए। जानता मैं अब काम की बात करता हूँ, फालतू की बात नहीं करता हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है ल्यूकास रिएजेंट। भाई बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है, चाहे ऑब्जेक्टिव में धर देगा, एजर्सन रीजन में रख देगा, अगर आईसी बोर्ड का तो फिलिंग द ब्लैंक्स में गुजर देगा। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन रख देने वाला है। तो ल्यूकास रिएजेंट जो होता है बेटा वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। ल्यूकास रिएजेंट अगर आप नहीं पढ़ के गए हैं तो हो सकता है कि आप अपना एक क्वेश्चन छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है ना, तो देखो भाई ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। मेरे पास ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर होता है। ल्यूकास रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई टर्सरी अल्कोहल है, अगर मेरे पास कोई टर्सरी अल्कोहल है उसको आपने ल्यूकास रिएजेंट दे दिया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई टर्सरी अल्कोहल है उसको आपने दिया ZnCl2 प्लस HCl, तो वहां पर ऑयली लेयर आ जाएगी। मतलब क्या आ जाएगी? ऑयली लेयर आ जाएगी, मगर इमीडिएटली आएगी। क्या आएगी बेटा? इमीडिएटली, विदाउट टाइम लैग। मतलब बिना किसी टाइम को, जैसे मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूं ना, बिल्कुल वैसे ही टाइम को बर्बाद करे बिना बेटा तुरंत ऑयली लेयर छप के आ जाएगी। अगर ऐसा हो गया किसी भी अल्कोहल में, अगर ल्यूकास रिएजेंट डालने पर अगर इमीडिएटली ऑयली लेयर आती है, समझ जाइए समझ जाइए समझ जाइए टर्सरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल में जब मैं ल्यूकास रिएजेंट डालता हूं तो ऑयली लेयर आती है, ऑयली लेयर आती है आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट, मतलब 5 मिनट वेट करना पड़ेगा तब जाके आपको ऑयली लेयर दिखेगी। मतलब आपका 5 मिनट के बाद कोई लेयर बनेगी। और अगर आपके पास यही प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो नो रिएक्शन होती है एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, आपने उसमें ल्यूकास चुआ दिया है तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर हाँ, अगर आप गर्म करेंगे तो भले वहाँ पर ऑयली लेयर आ सकती है। तो मैं गर्मी क्यों करूंगा? मेरे को तो पता लगाना है कि ये कौन सा अल्कोहल है। तो बेटा अगर टर्सरी अल्कोहल होगा तो ऑयली लेयर इमीडिएट। अब वो किसी तरीके से पूछे एजर्सन रीजन में डाल दे कि भाई मैं एजर्सन दे रहा हूँ, तो रीजन उसका रीजनिंग सही क्या? ऐसे पूछेगा क्या टर्सरी अल्कोहल में मैं ल्यूकास डालता हूँ तो कहेगा कि ऑयली लेयर तुरंत आ जाती है, तो भैया सही बात है। तो ये आपको जानकारी अगर होगी तो चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे आपका लिखने वाले में आ जाए, सब में आएगा, आप राइट डाउन सब प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है? क्या होता है बच्चा? रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है? तो ये फिनॉल की रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है बेटा, मैं फिनॉल लेके चलता हूँ। फिनॉल का मतलब क्या हो गया? बेंजीन के ऊपर क्या? OH, बेंजीन के ऊपर OH, और रिएक्शन कराता हूँ बच्चा, क्लोरोफॉर्म डालता हूँ, क्लोरोफॉर्म डालता हूँ, KOH डालता हूँ। क्या डालता हूँ? KOH। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है डाईक्लोरोकार्बीन, और वो जाके फिनॉल के आर्थो पैरा पे अटैक करता है। और जब मैं उसकी कराता हूँ, हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, तो बेटा होता क्या है? आर्थो और पैरा पे यहाँ पर OH के बगल में बच्चा यहाँ पर CHO आ जाएगा। और जब आर्थो पे कोई ग्रुप लगता है बेटा, तो आपको जानकारी में होना चाहिए कि अगर आर्थो पे लगेगा तो बच्चा कहाँ पे लगेगा? पैरा पर भी लगेगा। ठीक है, ये जो आर्थो वाला कंपाउंड है इसको मैं बोलता हूँ सैलिसिल एल्डिहाइड। जो मेरे पास आर्थो वाला कंपाउंड है इसको मैं नाम देता हूँ बेटा सैलिसिल एल्डिहाइड।
पैरा वाले को तो आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल दो, कोई इशू नहीं है। इसका नाम सैलिसिलडिहाइड है और ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये मेरे पास सेकंड नंबर पे था बेटा रीमल टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कराता हूँ क्लोरोफॉर्म और केवेज के साथ, तो किसी तरीके से पूछे कि रीमल टीमन रिएक्शन कौन देता है, तो फिनॉल देता है, क्लोरोफॉर्म देता है, और क्या बनता है मेजर कंपाउंड उसका, सैलिसिलडिहाइड। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट यूज है। इसको जरा फटाफट आप बना लीजिए फटाक से। बेटा मेरे पास थर्ड क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, इसको लेकर के भी भाई क्वेश्चन खूब बवाल मचाता है आपके बोर्ड एग्जाम पे, जिसका नाम है बेटा एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की बेटा एसिडिटी, देखो जिसको फुल लेक्चर देखना है, जिसको फुल इसके बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले में देख सकता है। पूरी डिटेल्ड वीडियो पढ़िए, पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो पढ़िए भाई, क्लास 12th की पूरी डिटेल वीडियो पढ़िए, ठीक है। यहाँ तो मैं एक शॉर्ट में अपनी बात बताऊँगा, क्योंकि मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो भाई क्या पूछता है कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिनॉल को मेरे को एसिडिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मैंने फिनॉल बना लिया, ये मैंने क्या बना लिया, फिनॉल। तो भैया किसी भी कंपाउंड को अगर एसिडिक प्रूफ करना है ना, तो आप क्या करेंगे, उसका H+ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, H+। तो जब यहाँ से बच्चा मैं H+ निकालूंगा तो इसके इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन को, और ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, जिसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम होता है बेटा इसका, फिनॉक्साइड आयन। तो देखो अगर कोई भी एसिड का बना हुआ कॉन्जुगेट बेस, अगर किसी भी एसिड का बना हुआ कॉन्जुगेट बेस अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, तो वो बेटा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। अगर बेटा वो बेस स्टेबल होगा तो मेरा जो कंपाउंड होगा वो एसिडिक। तो आप देख सकते हैं जो फिनॉक्साइड आयन है वो बेटा बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो बेटा बेंजीन के साथ वो रेजोनेंस करेगा, तो कोई इसके इलेक्ट्रॉन से डबल यहाँ बनेगा, तो डबल के बाद डबल तो होगा नहीं, तो ये टूट के यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो निगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन पे था, देखो ये दो डबल तो बेटा ऐसे ही रहेंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉन से डबल यहाँ बन जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे माइनस। इसके बाद क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा तो ये पैरा पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस चालू हो गया। क्या चालू हो गया बेटा, रेजोनेंस। फाइनली ये यहाँ पर आएगा तो ये टूट के यहाँ पहुँचेगा। तो ओवरऑल आप बता सकते हैं कि इसका जो CB बन गया है, CB का मतलब क्या हो गया बेटा, सेंट्रल बोल्ड नहीं है बेटा, सेंट्रल बोल्ड थोड़ा नहीं है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। क्या है बेटा, कॉन्जुगेट बेस। तो बेटा फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है, फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज। हाँ, इसके बाद अगर आपको आगे डिटेल देखनी है, यहाँ तक तो क्वेश्चन है, डिटेल देखनी है कि अगर मैं इसके आर्थो पैरा पे कोई ग्रुप लगा देता हूँ तो बेटा इसकी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर के 7 से 8 या 9 लेक्चर्स जहाँ तक पड़े हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनॉल की एसिडिटी के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगला जो मेरे पास 4th नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईथर का क्वेश्चन है, विलियमसन सिंथेसिस। क्या है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस। तो ये जो विलियमसन होता है ना, ये बेटा ईथर बनाने का मेथड होता है। ये जो विलियमसन है ना बेटा, ये बेटा ईथर बनाने का मेथड हुआ। क्या हो लेते हैं, RONA लेते हैं, RONA, रोना आ रहा है सबको, रोना आ रहा है कि एग्जाम टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना। रोना, अरे रोना नहीं है, रोना पिटना थोड़ा ना मचा है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है। क्या है, अल्कोहल से बनता है सोडियम एल्कोक्साइड। इसको मैं RX देता हूँ। क्या देता हूँ, RX आप जानते होंगे कि RX बेटा एल्किल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हैलोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो यहाँ हो गया निगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव, तो ये जाके निगेटिव यहाँ अटैक करता है X को। SN2 के थ्रू मैकेनिज्म लगती है, इसके थ्रू लगती है बेटा, SN2 मैकेनिज्म होती है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये हो जाएगा ROR, ईथर बन जाएगा, प्लस आपका क्या निकल जाएगा, NX, मतलब ईथर बनाने का मेथड है, ठीक है। इस मेथड की खास बात क्या है कि यहाँ पर बेटा सिमेट्रिकल ईथर तो बन ही जाते हैं और साथ में बेटा अनसिमेट्रिकल ईथर ही बन जाते हैं। मतलब इस मेथड में सिमेट्रिकल बनते हैं और साथ में क्या बनते हैं, अनसिमेट्रिकल। जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3, हाँ सिंपल इसी में समझा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर मेथिल कर दिया और यहाँ पर भी मैंने मेथिल कर दिया तो बेटा ईथर क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ एथिल कर दिया और यहाँ पर भी एथिल कर दिया तो भी सिमेट्रिकल। मगर अगर एक मेथिल और एक एथिल कर लिया तो सिमेट्रिकल। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो RX वाला R है
ये 3rd डिग्री और 2 डिग्री का नहीं होना चाहिए। बस इस बात को लेकर के भी सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप यहाँ पे 3rd डिग्री या 2 डिग्री का करते हैं बेटा तो वहाँ एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि इतना बल्कि हो जाता है कि वो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करने के बजाय यहाँ का X बगल का H निकाल लेता है। मतलब क्या हो जाता है बेटा, एलिमिनेशन हो जाता है। तो वहाँ पर विलियमसन, मतलब इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर कोई विलियमसन की रिएक्शन दे रखी है उसमें एल्किल हैलाइड में जो R है अगर वो 3rd डिग्री का या 2 डिग्री का है तो वहाँ विलियमसन नहीं लगती, वहाँ ईथर नहीं बनता है, वहाँ पर हमेशा बनता है एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। उस समय ये बेस बन जाएगा और घटना दे देगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, तो एल्कीन बन के आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो R है ये हमेशा 1 डिग्री का होना चाहिए। तो विलियमसन है, इसके द्वारा हम लोग ईथर बनाते हैं। सिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है और क्या बन सकता है बच्चा, अनसिमेट्रिकल बनाता है। ये फटाफट मैंने कहा ना, जिसको डिटेल तो मैंने तो अपनी बात बता दी कि विलियमसन आप जरूर पढ़ के जाएंगे, क्या होता है विलियमसन में वो मैंने बता दिया। डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसको फटाफट बनाइए आप फटाक से। अब देखो एक क्वेश्चन ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। तो ये कन्वर्जन करने के काम में आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, पीसीसी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं किसी भी प्राइमरी एल्कोहल को, अगर मैं किसी भी प्राइमरी एल्कोहल की पहचान क्या होती है बेटा, RCH2OH, इसको अगर मैं K2Cr2O7 और H2SO4, ये बेटा क्रोमिक एसिड होता है, इससे अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो पहले प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। मगर ये एल्डिहाइड रुकेगा नहीं, फर्दर ऑक्सीडाइज होके बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेरे पास ये सेकेंडरी एल्कोहल हो जाए, मतलब यहाँ पर मैं 2R कर लेता हूँ और यहाँ OH कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया तो मेरे पास इतना ग्रुप जो होगा बच्चा वो कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन। और कीटोन बेटा जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, कन्वर्जन वगैरह करने के काम में आता है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कैसे कराते हैं। तो अगर मेरे पास कोई प्राइमरी एल्कोहल है, अगर मेरे पास कोई प्राइमरी एल्कोहल है बेटा, उसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ ना तो पहले वो बनता है क्रोमिक एसिड से। अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो पहले बनता है मेरे पास एल्डिहाइड, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, एसिड। हाँ, मेरे पास एक रिएजेंट होता है PCC, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने लगा है, इसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। अगर आप इसको प्राइमरी एल्कोहल में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसको प्राइमरी एल्कोहल में इस्तेमाल करते हैं PCC को, ठीक है, तो यहाँ पर खास बात ये है कि ये रिएक्शन बस एल्डिहाइड पे रुक जाएगी। कहाँ रुक जाएगी बेटा, एल्डिहाइड पे रुक जाएगी, फर्दर बेटा कीटोन नहीं बनता है। मतलब अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल में अगर PCC दे दिया ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दे दिया ना, और भी रिएजेंट होते हैं यार, तुम PCC इस्तेमाल करो ना, तो PCC अगर दे दिया तो बेटा वहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड पे रुकेगी, फर्दर एसिड पे नहीं जाएगी। हाँ, अगर सेकेंडरी पे दोगे तो सेकेंडरी तो ऑलरेडी कीटोन पे ही रुकना है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक। अब एक रिएक्शन देखो ये पूछी गई है तो इसकी बेटा मैकेनिज्म वगैरह पूछी जाती है। तो मैं जरा ऊपर वाला ये क्वेश्चन रफ कर देता हूँ, ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जरा रफ कर देता हूँ तुरंत, 1 सेकेंड लगेगा रफ करने में, 2 मिनट रुक जाओ। अब देखो इस रिएक्शन का बेटा प्रोडक्ट पूछा गया है, इसका प्रोडक्ट है, देखो भाई, किसी भी एल्कीन का, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, किसी भी एल्कीन का अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रेशन कराता हूँ, ठीक है, पानी जोड़ता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H+ कैटलिस्ट, किसी भी एल्कीन का अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रेशन कराता हूँ, किसी भी एल्कीन का अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रेशन कराता हूँ बेटा, तो वहाँ पर सिंपल सा एडिशन रिएक्शन हो जाता है और एल्कोहल्स बन जाते हैं। अगर मेरे पास एल्कीन सिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ का रूल इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ रूल। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड होता है, आप H को यहाँ जोड़ देंगे और OH को यहाँ जोड़ देंगे। बच्चा जब ये H जोड़ोगे यहाँ तो ये बच्चा क्या बन जाएगा, CH3 डबल के बाद सिंगल हो जाएगा, और CH2 पे आपका बन जाएगा OH। तो ये आपका बन गया इथाइल एल्कोहल। क्या बन गया बच्चा, इथाइल एल्कोहल। मगर अगर मैं इसको प्रोपीन ले लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो मैंने प्रोपीन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, प्रोपीन। अगर प्रोपीन को मैं वाटर देता हूँ, प्रोपीन को मैं वाटर देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, H+ आयन, तो क्या होगा
कि अब की बार ये चूंकि अनसिमेट्रिकल दिख रहा है। आप देखिए बीच से मैंने लाइन ड्रा करी तो इधर उधर का फिगर डिफरेंट हो रहा है, तो मैं ले रहा हूँ अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर आपका जो लगेगा वो लग जाएगा मार्कोनी-कॉफ रूल। और मार्कोनी-कॉफ भैया बता गए थे कि अनसिमेट्रिकल में जब भी बेटा एडिशन होता है ना तो निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पे एच कम होते हैं, निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पे एच कम होते हैं। तो देखो OH वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा जहाँ एच कम है, एच यहाँ, मतलब ओवरऑल OH बीच में आएगा, एच बेटा किनारे जाएगा। तो ये क्या बनेगा देखिए CH3 इस वाले CH पे हो जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा CH3। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को लेकर के कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन देता रहता है, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। अब 7th नंबर में तुरंत लिख लेता हूँ, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में जरा यहीं लिख लेता हूँ, जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन डैश करके ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछेगा, केवल एक रिएक्शन लिख के दे देगा, उसमें डाइबोरेन रिएजेंट लिखा होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ लिखा होगा, बेसिक मीडियम होगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, सर्जन रीजन में आ सकता है, सॉल्ट टाइप में आ सकता है, लॉन्ग टाइप में आ सकता है, सब टाइप का ठेका इसने ले रखा है। ठीक, क्या होता है अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन है, अभी मैं सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहा हूँ और इसको मैं देता हूँ डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6, ठीक है, और साथ में होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम। सिंपल बात समझिएगा, अगर आपको मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ, आपके में भी डायरेक्ट ही आता है बेटा, ठीक, डायरेक्ट ही आता है। इसमें पानी जुड़ना रहता है। क्या जुड़ना रहता है? पानी। कभी भी एल्कीन पर आपको डाइबोरेन और H2O2 वगैरह देता है ना तो आपको पानी ही जोड़ना होता है। मगर अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनसिमेट्रिकल है तो आपको ध्यान ये रखना है कि एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग पानी जोड़ना होता है। कैसे? जैसे हाइड्रेशन वाले में मार्कोनी-कॉफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मैंने क्या बताया, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग पानी जोड़ना होता है। अभी तो फिलहाल सिमेट्रिकल है, पानी जोड़ दो। पानी क्या होता है भाई? H तो यहाँ H जोड़ लिया, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। मगर अगर मेरे पास यही प्रोपीन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बच्चा? प्रोपीन, और रिएजेंट ये लिखा हो तो ध्यान रख लेगा एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग AMR के अकॉर्डिंग पानी जुड़ेगा। मतलब निगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ोगे जहाँ पे H ज़्यादा होता है। तो निगेटिव पार्ट यहाँ पे 1 H, यहाँ पे 2 H, तो बेटा यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब H यहाँ जोड़ूंगा पानी का, CH3 H यहाँ जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, लोअर डिग्री अल्कोहल बनेगा। डायरेक्ट हाइड्रेशन में हायर डिग्री अल्कोहल बनता है, इसमें बेटा बनता है लोअर डिग्री अल्कोहल। ठीक है, फटाफट इसको अब बनाइए। ठीक है, तो मेरे पास 7 क्वेश्चन हो गए इसके। अब मैं अपने क्वेश्चन नंबर, एक बार शायद तो आप 7 क्वेश्चन रिपीट कर जाइए, मैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ टेंड करता हूँ। तो बेटा ये मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन है जिसका नाम है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। भैया अगर आप इंटर लेवल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एल्कोहल फिनॉल इधर पढ़ के जा रहे हैं और अगर आपने फिनॉल का नाइट्रेशन नहीं पढ़ा है ना तो समझ जाइए आप एक क्वेश्चन छोड़ने के लिए पेपर में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेपर में नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनता है जिसका नाम बेटा होता है पिक्रिक एसिड। मतलब क्या बनता है बच्चा? इसमें पिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है, देखते हैं क्या। मैं अगर फिनॉल की रिएक्शन, देखो 2 स्टेप में होती है। ये मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल में ऊपर लगा होता है OH। ठीक है बेटा, OH में जो O के पास लोन पेयर होते हैं, इससे ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। इस वजह से इसका जो OH होता है बेटा वो एक्टिवेटर होता है। क्या होता है बेटा? एक्टिवेटर। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं पहले डाइल्यूट HNO3 के साथ और देता हूं यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4, ये दोनों जो होते हैं ये मेरे पास नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। क्या है बेटा? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो यहाँ पर जब मैं इसको नाइट्रेशन कराऊंगा ना तो मेरा नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा आर्थो और पैरा पे, मतलब आर्थो प्लस पैरा पे लगेगा नाइट्रो। ये रहेगा OH,
ये रहेगा आर्थो का NO2, क्योंकि जहां पर एक्टिवेटर होता है वो बेटा आर्थो और पैरा पे देता है रिएक्शन, ठीक है। और साथ में मेरे पास जुड़ जाएगा पैरा पे, मतलब ये रहेगा OH और यहाँ पर आपका आ जाएगा NO2, मतलब आर्थो पैरा का मिक्सचर बनेगा। अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा कंसंट्रेटेड HNO3 और इसको दूंगा कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लूंगा क्योंकि NO2 ग्रुप लग जाता है ना तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा देर से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो फिनॉल है उसमें सब जगह पे NO2, सब जगह का मतलब चाहे आर्थो हो चाहे पैरा, सब जगह पर दिख रहा है भाई, हाँ थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका NO2 जो है ना वो तीनों जगह पे लग जाएगा, मतलब दोनों आर्थो पे और बेटा क्या पैरा पे। इसको आप बोल सकते हैं 2,4,6। देखिए ये नंबर 1 हो गया जहां पर OH लगा है, तो ये सेकंड हो गया, ये फोर्थ, ये थर्ड, 6, ठीक है। तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या तो आप इसे बोल दीजिए, या इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है बेटा पिक्रिक एसिड के नाम से ये जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड। तो पेपर में आएगा कि या तो फिनॉल से आप बना दीजिए पिक्रिक एसिड, पेपर में कैसे कैसे आ सकता है कि फिनॉल से आप बना दीजिए पिक्रिक एसिड, या कैसे बनाएंगे हमारे पास, या कैसे कराएंगे फिनॉल का नाइट्रेशन। और कई बार तो ये पूछ लेता है कि पिक्रिक एसिड है क्या, एक्सप्लोसिव है कि दोबारा प्लास्टिक है, किस टाइप का कंपाउंड है। तो पिक्रिक एसिड बेटा हमारे पास एक प्रकार का एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। इस वजह से जो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब आते हैं मेरे पास कोल्बे रिएक्शन बेटा क्या होती है। देखो कोल्बे रिएक्शन भी फिनॉल की होती है, मगर उसमें हम लोग फिनॉल का सोडियम सॉल्ट लेके चलते हैं। और फिनॉल का सोडियम सॉल्ट कैसे बनेगा? फिनॉल की रिएक्शन मैं बता चुका हूं कि फिनॉल नेचर में एसिडिक होता है, तो फिनॉल को जब मैं NaOH दूंगा तो उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये मेरे पास बेंजीन ऐसे रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ O- हो जाता है और बगल में हो जाता है Na+। बेटा इस मॉलिक्यूल को मैं बोल सकता हूँ सोडियम फिनॉक्साइड बोल दीजिए, या सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, ठीक है। ये मेरे पास, इसको मैं दूंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूंगा, टेम्परेचर लगभग 125 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 5 to 6 atm, ये रिक्वायरमेंट है यहाँ, ठीक है। तो ये CO2 जाके आर्थो पे लग जाएगा, और जब मैं इसमें एसिडिफाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा? एसिडिफाइड, थोड़ा सा एसिड डाल दूंगा, तो यहाँ फिर से OH लग जाएगा, यहाँ पर आपका फिर से आ जाएगा OH हो जाएगा, और बगल में लग जाता है COOH। तो ये जो है इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम मैं लिख देता हूँ सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है। तो ये भी कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सेकंड नंबर पे मेरे पास आ गई बच्चा कि बेटा कोल्बे रिएक्शन क्या होती है। तो सोडियम फिनॉक्साइड लूंगा मैं और उसको दूंगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, टेम्परेचर लगभग 125 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और प्रेशर 5 से atm, ठीक है। H+ क्यों दिया? क्योंकि सॉल्ट को डिकम्पोज करने के लिए, OH लगाने के लिए, और यहाँ पर यही CO2 जो है ना आर्थो पे जाके लग गए, वहाँ का H निकल के वहाँ चिपक गया, तो ये मेरा बन गया सैलिसिलिक एसिड। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पे मेरे पास क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि टेस्ट ऑफ फिनॉल क्या होता है। मतलब अगर आपको चेक करना है कि दिया गया कंपाउंड फिनॉल है कि नहीं, तो देखो बेटा इसके दो सिंपल से टेस्ट होते हैं, ठीक है। पहला है इसका ब्रोमिनेशन मैं करा के देख सकता हूँ, या मैं करा सकता हूँ रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि दिया गया कंपाउंड फिनॉल है कि नहीं, तो उसके लिए देखो पहला क्या है कि मैं अपना फिनॉल लूंगा और उसमें डाल दूंगा ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो फिनॉल का ब्रोमीन वाटर से मैं कराऊंगा ब्रोमिनेशन, क्या दूंगा इसको? ब्रोमीन वाटर दूंगा, तो ये ब्रोमिनेशन होगा। ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि फिनॉल में जो भी ग्रुप लगेगा बेटा वो आर्थो और पैरा पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ Br जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, तो एक साथ मतलब एक साथ का मतलब हो गया आर्थो प्लस पैरा प्लस आर्थो, सब जगह पे एक साथ आपका Br लग जाएगा, और ये जो बनेगा मेरे पास इसको मैं बोलता हूँ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। इसकी खास बात ये होती है कि इसका वाइट कलर का PPT आता है, ठीक है। कुल मिला के
ये जो सफ़ेद पीपीटी है, वाइट पीपीटी है, ये फिनॉल और ब्रोमीन के साथ ही देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, बात सुनिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, उसे चेक करना है क्या वो फिनॉल है क्या, तो मैं उसमें ब्रोमीन वाटर डाल दूंगा। अगर सफ़ेद रंग का कोई कंपाउंड बन के आ गया, अगर बेटा वाइट पीपीटी बन के आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा वो कंपाउंड आपका क्या होगा, फिनॉल होगा। या इसका एक और टेस्ट होता है, इसमें मैं फेरिक क्लोराइड डालता हूँ FeCl3, तो यहाँ पर वायलेट कलर देखने को मिल जाता है। ये भी आपका फिनॉल का टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी कंपाउंड को चेक करना है बेटा कि वो फिनॉल है क्या, तो मैं उसमें थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड डाल दूंगा। अगर ऐसा करने पर बेटा वायलेट कलर आ गया, तो भी आपका जो कंपाउंड होगा वो बेटा क्या होगा, फिनॉल होगा। तो ये टेस्ट ऑफ फिनॉल आ सकता है। या तो पेपर में ऐसे लिख के आ जाएगा भाई कि फिनॉल का टेस्ट क्या होता है, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। या फिर पेपर में ऐसे आ जाए रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, तब तो आप ये रिएक्शन करके दिखाएंगे, रिएक्शन तो दोनों ही केस में करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि किसी में नहीं। या फिर लिख सकता है कि फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 से क्या होती है, तो वहाँ पर आप दिखा देंगे भाई वायलेट कलर आता है, और ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये होती है टेस्ट ऑफ फिनॉल। बात समझ पा रहे हैं। अब 11 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन तो हम सब पढ़ते हैं, मगर ये बेटा क्या है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल है। इसका मतलब है कि एल्कोहल से हाइड्रोजन गैस को बाहर करना। ठीक है, अगर आपके पेपर में आ जाए डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, तो इसका मतलब है एल्कोहल से हाइड्रोजन गैस को बाहर करना। उसके लिए मैं कॉपर का इस्तेमाल करूंगा, जिसका टेम्परेचर लगभग होगा 300 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। और हाँ, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है बेटा, वो या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन की तरीके है, मगर इसमें एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने मेथिल अल्कोहल ले लिया, देखिएगा मैंने यहाँ पर मेथिल अल्कोहल ले लिया और OH को मैंने ऐसे लिख लिया, बताओ सही है। आप ध्यान से देखिए, मेथिल अल्कोहल लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपर के साथ हीट करूंगा, जिसका टेम्परेचर होगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कॉपर जो है ना, अपने सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को बाहर कर लेगा। कॉपर क्या कर लेगा, H2 गैस को बाहर कर लेगा, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड O, अगल बगल दोनों बच्चा लग जाएंगे H। ठीक है, तो आप देख सकते हैं H2 गैस जब निकली, तो इस घटना का नाम बेटा क्या हो गया, इस घटना का नाम हो गया डिहाइड्रोजनेशन। और बेटा आप देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी जगह पे यहाँ मेथिल कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसी जगह पे यहाँ मेथिल कर लूँ, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल। क्या बन गया बेटा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका मेथिल हो जाएगा, बताइए सही है। तो ये क्या बन गया बेटा, एसिटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। ठीक, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर भी मेथिल कर लेता हूँ, ठीक, अगर मैं इस जगह भी मेथिल कर लूँ, तो यहाँ पर भी आपका मेथिल हो जाएगा और आपका एसीटोन बन के आ जाएगा, मतलब कीटोन बन के आ जाएगा। मतलब अगर मैं डिहाइड्रोजनेशन करता हूँ बच्चा, तो मेरे पास अगर मेथिल अल्कोहल है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, अगर एथिल अल्कोहल है तो बेटा एसिटल्डिहाइड बनेगा, अगर आइसोप्रोपिल अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल है तो मेरे पास बनेगा एसीटोन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इतना फटाफट नोट कर लीजिए फटाक से। अब देखिए, अगर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये दो क्वेश्चन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हैं बेटा, ये आपको अच्छे से पेपर में पढ़ के जाने चाहिए। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, एल्कोहल्स आर वाटर सोल्यूबल वाई, मतलब जो मेरे पे एल्कोहल्स होते हैं वो जल में क्यों सोल्यूबल होते हैं। या ऐसे भी पूछ सकता है कि बेटा एल्कोहल तो जल में घुल जाते हैं, मगर ईथर बेटा वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। देखो जब भी कभी वाटर सोल्यूबिलिटी की बात आ जाए या कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट की बात आ जाए, तो एक बार आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जरूर चेक कर लिया करिए। ठीक है ना। तो जिस भी कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ H लग जाए, या फिर नाइट्रोजन के साथ H लग जाए, या फिर मोस्टली फ्लोरीन के साथ H लग जाए, तो ये बेटा कंपाउंड मोस्टली H बॉन्ड बना लेते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड हो जाता है, और इनके बनने से मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो मतलब घुल भी सकते हैं, सोल्यूबल बोल दीजिए, या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, तो एल्कोहल का मतलब होता है R
OH। आप देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है OH ग्रुप है। अब मैंने पानी लिखा तो पानी लिखा HOH, फिर मैंने अल्कोहल लिखा तो अल्कोहल हो गया ROH, फिर मैंने पानी लिखा तो पानी क्या हो गया HOH। अब देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये निगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ भी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये निगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ भी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, फिर से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा निगेटिव और पॉजिटिव। देखो ये प्लस और ये माइनस, तो इनके बीच लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये एक डॉटेड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ये एक डॉटेड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और ये जो डॉटेड बॉन्ड बन रहा है इसी का नाम होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ही बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ही बच्चा मेरे पास जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अच्छा ईथर के लिए अगर दे दे तो ईथर वाले केस में क्या होता है RO, और इस पर फिर से R लग जाता है। देखिए यहाँ पर H के बदले क्या आ गया एल्किल आ गया, और एल्किल ग्रुप बेटा हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है हाइड्रोफोबिक, जल को दूर भगाता है, इस वजह से वो जल में नहीं घुलने देगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। आप नीचे नोट डाउन कर लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच बनती है उसको हम नाम देते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब ये क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब यहाँ ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी का मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज ग्रेटर देन डाइमेथिल ईथर। देखो भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स को अलग करने में, मॉलिक्यूल्स को अलग करने में वेपर फेज में ले जाने के लिए कितनी हमारी एनर्जी खर्च हो गई। अगर मॉलिक्यूल अच्छे से जुड़े हैं, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरेक्शन हो गया तो उनको अलग करने में क्या खर्च होगी एनर्जी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखो जो एथेनॉल होता है तो मैंने लिखा C2H5OH। ठीक है, फिर से लिखा मैंने एथेनॉल क्योंकि एथेनॉल का ही सैंपल लिया गया है C2H5OH, फिर से लिखा मैंने एथेनॉल C2H5OH। अब ध्यान से देखिए यहाँ सारे जो H हैं वो O पे लगे हैं तो सबके बीच फिर से वही H बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल आपस में क्या है जुड़े हैं H बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो इनको दूर करने है, अगर इनको दूर करना है ना तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे तब ये दूर होंगे, मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ईथर वाले केस में क्या है RO पे फिर से R लग गया, RO फिर से R, तो ये ऑलरेडी दूर दूर हैं, इनके बीच किसी प्रकार का कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, इनके बीच क्या नहीं बेटा किसी प्रकार का कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। इस वजह से जो ईथर होते हैं बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, और अल्कोहल जो होते हैं देखो मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है, इसका भी निकालेंगे तो 46 निकलेगा। हम लोग तो वैसे पढ़े थे कि भाई जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, मगर यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, मगर यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस निकल आए, हमको क्या पता था निकल आएंगे। ठीक है, तो इस फोर्सेस की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या हो गया कम हो गया। फटाफट इसको भी आप बना लीजिए फटाक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 13 नंबर क्या है मेरे पास, एक क्वेश्चन ये कई बार आपके पेपर में रिपीट हुआ है कि जो मेरे पास फिनॉल होता है, फिनॉल में जो C और O के बीच बॉन्ड होता है, भाई फिनॉल में C पे O लगा होता है ना, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है इन कंपेयर टू एल्कोहल। जैसे मैंने फिनॉल ले लिया तो फिनॉल का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास बेंजीन है और ये मेरे पास O और ये H लगा है। ठीक है, देखो ये कार्बन ये ऑक्सीजन, तो ये CO बॉन्ड हो गया। कौन सा बॉन्ड हो गया CO बॉन्ड। एल्कोहल लूंगा तो एल्कोहल में भी ये CO बॉन्ड पाया जाता है, एल्कोहल में भी ये CO बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना, तो बताना ये है कि बेटा फिनॉल वाले केस में अच्छा जितनी बॉन्ड लेंथ बेटा इसकी होनी चाहिए उतनी बॉन्ड लेंथ होगी, दोनों है तो बेटा CO बॉन्ड, मगर क्वेश्चन ये पूछ दिया गया कि इसमें बॉन्ड लेंथ सॉल्ट क्यों है। ठीक है, तो देखो इसमें भाई सीधी सी बात है कि बगल में आप देख सकते हैं बेंजीन लगी, क्या लगी बेटा बेंजीन, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो इस लोन पेयर से बेंजीन का रेसोनेंस चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा रेसोनेंस, अपने इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनाएगा, डबल के बाद डबल होगा नहीं, तो इसका नेक्स्ट फॉर्म देखो बेटा क्या बन जाएगा, रिंग तुम्हारी ऐसे रहेगी, ये डबल डबल बॉन्ड O हो जाएगा, H यहाँ प्लस चार्ज। अब देखिए इस रेसोनेंस के होने से जिस जगह पर आपका सिंगल बॉन्ड करेक्टर था उस जगह पे आपका डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बेटा डबल बॉन्ड करेक्टर आने से क्या होता है
बॉन्ड लेंथ शॉर्ट कर जाती है। एल्कोहल का जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, वहाँ पर कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, इस वजह से वहाँ रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, मतलब डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा, मतलब वो जो CO बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड ही बना रहेगा और यहाँ का जो CO है वो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी आप इसके पूरे रेजोनेंस बना के दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, मगर अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, इस वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। इस वजह से फिनॉल की जो CO की बॉन्ड लेंथ है वो सॉल्ट है और अल्कोहल की बड़ी है। फिर एक बात ये क्वेश्चन नंबर 14 में एक बात ये जरूर देख के जाएंगे आप कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आप जो है ना ग्रिग्नॉर्ड से जरूर देख के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन बेटा ग्रिग्नॉर्ड के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा अल्कोहल बनता है। रिएक्शन की खास बात यह है कि यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल भी बन जाता है, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल भी बन जाता है और यहाँ पर बेटा टर्सरी अल्कोहल भी बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ, ये लिखा मैंने SCHO, तो बेटा SCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ग्रिग्नॉर्ड में RMgx में R पे होता है माइनस, Mg पे डबल प्लस फिर माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल होता है और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक है, इसका टैग यहाँ हो जाएगा, MgO पे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा देखते हैं, H हो गया, CO पे बेटा क्या बन जाएगा, MgX, नीचे H हो गया, ये मेरा ताज़ा R जुड़ गया, ठीक है। अब इसकी मैं कराऊंगी हाइड्रोलिसिस, मैं मतलब कराऊंगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 1 डिग्री का अल्कोहल आ गया। सर कैसे पहचाना आपने 1 डिग्री का अल्कोहल, तो जिस कार्बन पे बेटा OH है ना उस कार्बन पर एक ही R लिखा है, इस वजह से ये प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर CH3 कर दूं, क्या कर दूं बेटा, CH3 कर दूं, तो ये हो गया बेटा एसिटल्डिहाइड हो गया, तो बेटा फिर यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा। तो देखो C के उधर भी C उधर भी C, मतलब ये किस डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का अल्कोहल है। अगर मैं यहाँ CH3 कर दूंगा तो यहाँ पर भी बेटा CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या CH3, मतलब अगर मैंने एसीटोन ले लिया, अगर मैंने एसीटोन ले लिया तो ये बेटा आपका बन जाएगा 3rd डिग्री का अल्कोहल। मतलब आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अगर बेटा मैं ग्रिग्नॉर्ड से कराता हूँ ना बेटा, तो वहाँ पर आपका अल्कोहल बन के आ जाता है। फटाफट इसको आप बना लीजिए फटाक से। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लिखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल। मतलब हमको ये बताना है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा दिया गया सैंपल मेथिल अल्कोहल है या एथिल अल्कोहल। तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है बेटा, हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो बताया गया था कि जिन कंपाउंडों में मेथिल कीटोन ग्रुप होता है, मेथिल कीटोन का मतलब हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, जिन कंपाउंडों में बेटा मेथिल कीटोन ग्रुप होता है, या अगर मैं किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराऊं, ठीक है, अगर मैं किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराऊं और उससे मेरा मेथिल कीटोन ग्रुप जनरेट हो जाए, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। मतलब आपका जो हेलोजन और बेस में डालूंगा ना तो येलो कलर का आयोडोफॉर्म देंगे, ठीक है। तो जरा देखो इन दोनों कंपाउंडों को मैं जरा ऑक्सीडाइज करके देख लेता हूँ। जब मैं मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता हूँ तो एक कार्बन का मेरा बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाता है बच्चा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसमें तो बेटा मेथिल कहीं है ही नहीं, तो मेथिल कीटोन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मगर जब इसको ऑक्सीडाइज कराऊंगा बच्चा तो ये तो 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का यहाँ बनता है एसिटल्डिहाइड। क्या बन जाता है बच्चा, एसिटल्डिहाइड। तो देखो यहाँ मेथिल कीटोन ग्रुप जनरेट हो गया। इसका मतलब जो एथेनॉल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। मतलब इसमें जब मैं आयोडीन और बेस डालूंगा, क्या डालूंगा बच्चा, आयोडीन प्लस बेस डालूंगा ना, तो यहाँ पर येलो कलर का आयोडोफॉर्म बनेगा। ये जो बनता है ना आयोडोफॉर्म, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। तो एथेनॉल जो होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मगर जो मेथेनॉल होता है वो बच्चा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो हम लोग इनसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक ये कन्वर्जन बहुत मारा घूम रहा है आजकल, CBSE बोर्ड में बहुत पूछा गया है कि एक कंपाउंड वो दे देगा। आप देखिए इस कंपाउंड का सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कराना है, ठीक है। इस कंपाउंड का सोडियम बोरोहाइड्राइड से बेटा रिडक्शन कराना है। अब देखो जिसको NaBH4 का फंक्शन पता होगा
वो तो ये क्वेश्चन कर लेगा। जिसको बस ये पता है कि हाँ NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूस करता है, तो वो तो सबको रिड्यूस कर देगा। तो मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ना, केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, बाकी रिएजेंट के साथ बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप में रिएक्शन नहीं करता। तो बस ये कीटोन को रिड्यूस करेगा, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। देखो इसमें ये ईस्टर है और ये कीटोन है, तो ईस्टर को रिड्यूस करने के लिए हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। NaBH4 इसको छुएगा और अल्कोहल बना देगा, मतलब ये ऐसे रहेगा। आपका जो ईस्टर है बच्चा वो आप ऐसे रखेंगे और इस वाले में केवल क्या कर देंगे OH, मतलब अल्कोहल का प्रिपरेशन था, इस वजह से मैंने बताया, ठीक है। मतलब यहाँ आपका अल्कोहल बन जाएगा, मगर यहाँ पर ईस्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर बनाते जाइए इसको। अब देखिए 17 नंबर में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखो भैया, मेरे को पहला मॉलिक्यूल भी 4 कार्बन का अल्कोहल है और दूसरा मॉलिक्यूल भी जो है ना वो 4 कार्बन का अल्कोहल है, ठीक है। इसका मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, एच बॉन्डिंग भी दोनों में होती होगी, मतलब जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे भाई एक ईथर था, एच बॉन्ड नहीं बनाता था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट भी दोनों का सेम है और बेटा एच बॉन्ड भी दोनों बनाएगा। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, जब कोई आइसोमेरिक अल्कोहल देगा, ठीक है, जब कोई आइसोमेरिक अल्कोहल देगा तो ध्यान रखिएगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जो जितना लंबाई में खींचा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना बेटा, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम लगता है, ठीक है। तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम लगेगा तो जाहिर सी बात है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो देखो इसका सरफेस एरिया, देखो इतना बड़ा सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा हो गया, ठीक है। और देखो ये जो है लगभग स्फेरिकल मॉलिक्यूल है और स्फीयर का जो सरफेस होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। फिर एक क्वेश्चन ये 2-3 बार रिपीट हुआ है कि एनिसोल का नाइट्रेशन करा दीजिए आप। तो पहले देखते हैं एनिसोल क्या होता है। अगर मैं बेंजीन के ऊपर O के साथ CH3 लगा दूं, क्या लगा दूं, O के साथ CH3, तो इस मॉलिक्यूल को बच्चा मैं एनिसोल बोलता हूं। क्या बोलता हूं, एनिसोल। बेटा इस O के पास लोन पेयर होता है, इस वजह से ये रिंग एक्टिवेटर है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर ये रिंग एक्टिवेटर है तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ अटैक करेगा, आर्थो और पैरा। तो मैं जब इसको देता हूँ कंसंट्रेट HNO3 और देता हूँ कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, तो जब नाइट्रेशन कराऊंगा तो नाइट्रो ग्रुप जो लगेगा आर्थो और पैरा पे लगेगा, क्योंकि एक्टिवेटर है। तो जो आपका नाइट्रो ग्रुप लगेगा, एक में आप आर्थो में दिखा देंगे प्लस एक में आप कहाँ दिखा देंगे, पैरा में, मतलब OCH3 ऐसे रहेगा और एक में आप लगा देंगे पैरा में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बात समझ में आ रही, फटाफट इसको भी आप नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो हैं वो याद करने वाले हैं, मेमोरी वाले हैं। आपको अगर इनका सोल्यूशन देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के अल्कोहल वाले में देखेंगे तो उसमें आपको इनके आंसर मिलेंगे। क्योंकि थ्योरी वाले तो मैं पूरा तो समझा नहीं पाऊंगा, वो तो मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में समझा रखे हैं, ठीक है। क्या है, एक आप बेटा अगर आप अल्कोहल पढ़ के जा रहे हैं तो फर्मेंटेशन जरूर पढ़ के जाएंगे। मतलब अगर आप अल्कोहल पढ़ के जा रहे हैं बेटा तो फर्मेंटेशन छोड़ के नहीं जाएंगे। सर फर्मेंटेशन बताइए, तो नहीं भाई थ्योरिकल पार्ट है, वो मेरे आप प्लेलिस्ट में जाकर के अल्कोहल वाले में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक मोलासिस से अल्कोहल, मतलब ये शक्कर से अल्कोहल कैसे बनेगा। दूसरा, स्टार्च से भी अल्कोहल, तो ये भी एक प्रकार के फर्मेंटेशन के ही प्रोसेस होते हैं, मगर ये अलग से शॉर्ट में आ सकता है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन, और ये लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकते हैं कि जो शक्कर का घोल होता है उसे मैं मोलासिस बोलता हूँ, उससे एथेनॉल कैसे बनेगा, और जो स्टार्ची सब्सटेंस है, आलू हो गया, चावल हो गया, इन सबसे मेरा एथेनॉल कैसे बनेगा। तो ये 2 क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ के जाने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फॉर द अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो जो भी बच्चे ये 20 क्वेश्चन करके जाएंगे तो लगभग समझ लीजिए आपने पूरे चैप्टर का 80 से 85% आपने निचोड़ ले लिया है। बाकी 5 से 6% और अगर देख के जाना चाहते हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज इन्हीं के आसपास देखो। IUPAC नॉमेनक्लेचर वो किसी का भी आ सकता है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो पता नहीं किसकी वो क्वेश्चन नहीं उठ सकता, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन ही मैं 20 छाट के लाया था। अगर आपने इतना पढ़
के रखा है तो आपका क्वेश्चन छूटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को कि भाई तुम भी ये पढ़ लो, तुम्हारा भी इंपॉर्टेंट ये कवर हो जाए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।